जम्मू कश्मीर असेंबली का आज पहला दिन था और अगर सेशन की बात करें तो पहले दिन औपचारिक रेफरेंसेस जो हुई, पहले एलजी का स्पीच हुआ, फिर औपचारिक रेफरेंसेस हुए और औपचारिक रेफरेंस में जो बात निकल रही हुई, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात हो रही थी जिनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा था, तो मोहम्मद यूसुफ तारगामी की तरफ से कहा गया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत का अमल, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक अच्छा रोल निभाया था, उस पर फिर उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी बात कही, उन्होंने उसकी तायीद की। बीजेपी इस चीज़ को किस तरह से लेती है, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबली सुनील शर्मा। शर्मा जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी किस तरह से इस चीज़ को लेती है, क्योंकि जो बात आज मोटी मोटी बात जो निकल के आई वो थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत करनी चाहिए। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। आप मुझे बताइए, एक यूनियन टेरिटरी की असेंबली, उसमें 90 विधायकों में एक विधायक जिसका कोई दल नहीं, जिसकी कोई पार्टी नहीं, जिसका कोई विचार नहीं, वो खड़े उठ के एक इररेलेवेंट, निरर्थक बात करता है, तो बीजेपी क्या इतना उसको सीरियस लेगी? ऐसी बातें रोज करते हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि 4 बार से या 5 बार से जीता हुआ विधायक, उसे अभी ये भी नहीं पता कि इस असेंबली का डोमेन क्या है। किसी भी देश के साथ बात करना न करना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डोमेन होता है, ये भारत सरकार का डोमेन है। आपके कहने से बात न होगी न ना होगी। आप अपना काम करें, मैं सिर्फ इतनी ही हिदायत दूंगा, आप अपना काम करें। भारत सरकार को कब बात करनी है उन्हें पता है। इस सवाल से मैं एक और सवाल, आपने जवाब दिया, मैं इस पे एक सवाल, काउंटर सवाल पूछता हूँ। वो कहते हैं कि जो लेगेसी है वो अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान शुरू की गई थी, उस पर जो उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से शुरू की गई थी। आपको क्या दिक्कत आती है? मैं दूंगा जवाब। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह भी कहा कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जाते। मीनिंग ये है कि हम सारे प्रयास करते हैं। मोदी जी ने भी प्रयास किए। आपने देखा होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने पहली शपथ ली, तो तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान भी गए। हमने सारी कोशिशें की, हमने सारे प्रयास किए, लेकिन हुआ क्या? पठानकोट हुआ क्या? उड़ी। तो उनकी भाषा में तो जवाब तो देना चाहिए। और लगातार टेररिज्म और टॉक्स ये इकट्ठी चल नहीं सकती, ये हमने फैसला किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की लेगेसी डजंट मीन्स कि वो पठानकोट करते जाएं, वो उड़ी करते जाएं और तारिगामी साहब इधर बेंच पे खड़े होकर पाकिस्तान से बात करने की वो सलाह दें। ये हो नहीं सकता, ये बीजेपी कभी टॉलरेट नहीं करेगी। उमर अब्दुल्ला से मैंने अभी बात की। उमर अब्दुल्ला से जब मैंने पूछा कि धारा 370 पर पीडीपी कह रही है कि रेजोल्यूशन आना चाहिए, वो कहते हैं कि फर्स्ट सेशन में तो हमने रेजोल्यूशन लाया धारा 370 के स्पेशल स्टेटस के रेस्टोरेशन, स्टेटहुड की रेस्टोरेशन। धारा 370 पर आपका तो स्टैंड कायम है, आप उस पर उसको कभी रेस्टोर करवाने की बात नहीं मानेंगे, लेकिन स्टेटहुड जो है, स्टेटहुड के बारे में अगर कोई यहाँ पे बात होती है तो बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि रियासत का दर्जा वापस आए उसके लिए बीजेपी भी अपनी तरफ से बात करती है, ऑन रिकॉर्ड तो बात करती है, लेकिन अपोजिशन कहती है कुछ हो नहीं रहा। मुझे बताइए, थोड़ा सा हमें बिजनेस प्रोसीजर को भी समझना पड़ेगा। धारा 370 हट गया, हिस्ट्री है, ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था, ये कोई आर्टिकल ऐसा नहीं था जो दोबारा लाया जाएगा। अब कोई भी पार्टी आएगी, अब धारा 370 नहीं आ सकता, टेम्परेरी प्रोविजन नहीं आ सकता है, क्योंकि अब ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा। कोई भी टेम्परेरी प्रोविजन तब तक ही रहता है जब तक पूर्णता संविधान लागू ना होता। पूर्णता हो गया, सब राज्यों में हो गया, तो अब कोई जरूरत ही नहीं है। जहां तक बात करते हैं आप स्टेटहुड की, आप मुझे बताइए, स्टेटहुड का कौन सा रेजोल्यूशन असेंबली पास करती है? मुझे ये बताइए। स्टेट को बनाना, स्टेट के 2 हिस्से करने, स्टेट को दोबारा रेस्टोर करना, ये डोमेन पार्लियामेंट का है सर। हमने संघीय ढांचे को, फेडरल स्ट्रक्चर को पढ़ना होगा, फिर जाके उमर अब्दुल्ला साहब कोई बातें करनी होंगी। लेकिन वो जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं। उनको अब जवाब देना है कि वो कब तक बिजली फ्री देंगे, कब तक सिलेंडर देंगे, कब तक एम्प्लॉयमेंट देंगे, कब तक पेंशन देंगे। अब वो तो उनके पास है नहीं कुछ।
पैसा स्टेट के वो पास तो है। कह रहे हैं, देखिए इसी पे सवाल पूछ रहा हूँ। वो कहते हैं कि जो एनसी के लोग कहते हैं कि आप लोग स्टेटहुड वापस रेस्टोर नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि उनके जो पोल रिलेटेड प्रोमिसेस हैं वो फुलफिल करेंगे तो पॉलिटिकली आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप इसलिए ये नहीं करवाना चाहते क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे बताइए स्टेटहुड से क्या पैसों की वर्षा होगी ऊपर से, या जमीन में पैसे उपजेंगे क्या? स्टेटहुड से क्या होगा आप ही पूछें, क्या होगा? स्टेटहुड से फंड कहीं से निकलेगी क्या? जो आपने वादे पूरे करने हैं वो वादे सिर्फ एक सिलेंडर 1 साल देने के लिए 96,00,000 रुपए आपको देना है, तो स्टेटहुड से कहां से निकलेंगे? स्टेटहुड अनाउंस किया तो बारिश एकदम पैसों की आ गई, उमर अब्दुल्ला साहब को मिल गए। तो कहां आपको हर्डल क्रिएट कर रही है स्टेटहुड या यूटी जो आपने वादे किए थे? अगर मान लेते हैं कर लिए, तो उस वक्त कहां सोए थे आप या किसी नशे में थे? आपको उस वक्त पता नहीं था स्टेटहुड नहीं है, तो मैं वादे क्यों करूं? आपने तो ये तक कहा था कि मैं सेक्रेटेरिएट में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक यूनियन टेरिटरी है। तो ये ड्यूअल स्टैंडर्ड। इसमें एक सवाल और है कि वो कहते हैं कि 5 साल का वक्फा है, हमें तो अभी 4 साढ़े 4 साल, एक एक करके हम सारे वादों को पूरा करेंगे। बजट आ रहा है 7 तारीख को, उमर अब्दुल्ला से मैंने अभी पूछा था तो उन्होंने कहा वेट कीजिए, अच्छा ही होगा। बहुत अच्छी बात, 4 साल बाकी रहे। 2029 में इस वक्त चुनावों की कवायद शुरू होगी, 4 साल बाकी है, मान लेता हूं 4 साढ़े 4 महीने उनके गए। अब ये बजट है 2025-26 का, मतलब 2026 मार्च तक का बजट है। तो क्या इसमें भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए थी उसकी कमिटमेंट की कि मैं कब तक? एलजी स्पीच में हाँ, उसकी कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए थी। अभी कहता है 4 साल बाकी है, तो मतलब 2026 तक आप कुछ नहीं करने वाले हैं, ये उसने कह दिया कि अभी 4 साल बाकी हैं। 2026 के बाद बिजली फ्री भी वो 200 यूनिट 26 के बाद सोचेंगे, सिलेंडर के लिए भी 2026 के बाद सोचेंगे, फिर बोलेगा अभी 3 साल बाकी है। तो ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड चला रहे हैं वो? अगर उनको देना था तो 2026 मार्च तक वो क्या क्या दे रहे हैं उसका जिक्र तक तो होना करना चाहिए था ना। जिक्र ही नहीं है। जिक्र है वहां पे रेलवे लाइन का जो नरेंद्र मोदी जी ने दी है, जिक्र है वहां पे हाईवेज का जो नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, जिक्र है वहां पे IIT IIM का जो नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं एक सेंटेंस में, दिस इज कंप्लीट एंडोर्समेंट ऑफ PM नरेंद्र मोदीज विजन बाय दिस गवर्नमेंट। लास्ट में सवाल पूछना चाहूंगा, आप बीजेपी जो है अपोजिशन ये कहती है, खासकर एनसी कहती है कि आप रिमोट से यहाँ पे गवर्नमेंट बना मतलब चलाना चाहते हैं, आपको गवर्नमेंट नहीं मिली इसीलिए आप पूरी तरह से कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इसीलिए स्टेटहुड नहीं देना चाहते हैं, आप चीज़ों को अपने हिसाब से यहाँ चलाना चाहते हैं, इसीलिए आप स्टेटहुड नहीं देना चाहते, और इससे लोगों में कन्फ्यूजन है और लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं, उसका जिम्मेदार आपको मान रहे हैं। आप मीडिया भी ना, मतलब कहां से पकड़े आपको, हमें समझ ही नहीं आता है। मैं ये पूछ रहा हूं, एक लॉ एंड ऑर्डर होम डिपार्टमेंट के अलावा किस पे कंट्रोल है, किस डिपार्टमेंट पे कंट्रोल है? आपने शैडो जो कैबिनेट बनाया उस पर भी उन्होंने कहा कि उनको क्या जरूरत थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो चला रही है, तो शैडो ये क्यों बना रहे कैबिनेट? पहले मेरा आपने जवाब पहले सवाल का नहीं सुना, उस पे आप शायद संतुष्ट हैं। शैडो कैबिनेट मैंने नहीं बनाया, मैं कह रहा हूं मैंने भी विधायक को जिम्मेदारी दी है असेंबली में पूरी स्टडी करके एक एक डिपार्टमेंट पे बोलने की, काउंटर करने की, लोगों की समस्याएं उठाने की। अगर वहां से RDD डिपार्टमेंट का मिनिस्टर खड़ा है तो मेरे यहां से भी विधायक पूरा RDD को स्टडी करके वहां पे खड़ा होगा। शेडो डजंट मीन्स कि वो सरकार चलाएगा, सेक्रेटेरिएट में ऑफिस होगा। शेडो मतलब क्या होता है? परछाया ही है ना। तो वो काम करेंगे, हम सवाल उठाएंगे, तो हमने अपने डिपार्टमेंट वाइज सवाल उठाने। लीडर ऑफ अपोजिशन है तो कहीं ना कहीं बीच में कहा जाता है, अपोजिशन की, तो ये एनसी वाले कहते हैं कि ये बीच में रखना डाल रहे हैं, बीच में अपनी एक तरह से दादागिरी दिखा रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, कहां पे दादागिरी दिखाई? बीजेपी ने कहां पे दादागिरी दिखाई? इतने 4 साढ़े 4 महीने से ये लोग सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहां दादागिरी दिखाई? ट्रांसफर्स ये कर रहे हैं, सामान्य कामों में ये बाधा डाल रहे हैं, जो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उन पे ये सिर्फ हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। हमने कहां दादागिरी दिखाई? हाँ, असेंबली में हमें अधिकार दिया है जनता ने सवाल पूछने का, वो दादागिरी नहीं हो सकती है। लास्ट में पूछना चाहूंगा ब्रीफ में ही, अफवाहें बहुत गर्म है, हम जब किसी से मिल रहे हैं वो कहते हैं कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हो सकता है,
वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझ आ गया है कि कांग्रेस उनकी एक बोझ है, उनको साइडलाइन करके बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला आज कह बैठे बाहर मीडिया से कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे क्या कोई बात है, क्या एक स्ट्रैटेजिकल अलायंस हो सकता है? बट साहब आप मुझे बताइए, बीजेपी की कोई अफवाह कभी हो सकती है, बाहर आ सकती है कोई बात? हम यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, वहां पे चीफ मिनिस्टर को 3 मिनट 5 मिनट पहले तक नहीं पता होता है कि मैं चीफ मिनिस्टर बन रहा हूं। आपने दिल्ली में नहीं देखा, आपने राजस्थान में नहीं देखा, आपने मध्य प्रदेश में नहीं देखा, आपने छत्तीसगढ़ में नहीं देखा, इतना महाराष्ट्र में नहीं देखा। जहां पे हम अपनी सरकार बनाते हैं वहां पे 5 मिनट तक ये नहीं पता किसी को कि भाई हम किसको बना रहे हैं। मतलब संभावनाएं हैं, ओपन डोर्स आर ओपन। कहाँ इसमें मैं कहता हूं कि जो आप अफवाहें कहते हैं, जब हमें जो करना होता है वो कानून कान किसी को खबर नहीं। तो ये जो अफवाहें हैं, अगर ये बात कोई बाहर आई है दैट मीन्स ये बीजेपी की नहीं है, ये फिर अफवाह एनसी की तरफ से है। बीजेपी जो करेगी उसकी तो कोई अफवाह भी नहीं होगी, कोई आपको कानून कान खबर भी नहीं होगी। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जो लास्ट में जो डिलीवेजर्स हैं, जो बहुत सारे जो जैसे सब इंस्पेक्टर वालों की जो इश्यूज हैं, जो बाकी लोगों के इश्यूज हैं, वो कहते हैं कभी हम एलजी के पास जाते हैं वहां से कुछ नहीं मिल रहा, हम सीएम के पास जाते हैं वहां से कुछ नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाए, कौन सुनने वाला है, वो बड़े कंफ्यूजन में है। देखिए, जब सरकार बनती है तो ये सरकार का काम होता है जितने भी अफेयर्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना। और उमर अब्दुल्ला साहब ने तब चिल्ला चिल्ला के बोला था मैं डेली वेजर्स को रेगुलर करूंगा। अब तो जवाब उमर अब्दुल्ला साहब को देना, और करना भी इन्हीं को है, एलजी साहब ने नहीं करना है। एलजी साहब जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, यहाँ पे टेररिज्म है, यहाँ पे सेपरेटिज्म है, यहाँ पे पत्थरबाजी है, यहाँ पे ड्रग्स है, यहाँ पे क्राइम है, उस पर उनको सवाल कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, डेली वेजर का इशू है, बिजली पानी का इशू है, वो एलजी साहब के पास क्यों जाएं हम? हद हो गई है। आप पानी से बिजली मांग रहे हो और बिजली से पानी मांग रहे हो, वो नहीं ना होगा। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू।